गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवैल स्टडीज़। तो आज हम रैंक एंड इंडेक्स देखेंगे सितंबर से दिसंबर तक के, ठीक है। और ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, अपॉइंटमेंट वाली वीडियो आ गई थी तो उसको देख लेना, और अब ये देख लो, ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन वीडियोस के ना PDF मिल जाएंगे, जिनसे वीडियो को देख के बाद में रिवीजन करने में तुम्हें थोड़ा इजी पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले WIPO की रिपोर्ट इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले WIPO क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ करती है। इसमें क्या होता है कि कंट्रीज़ का ना कि वे इनोवेशन में कितने डेवलप्ड हैं, उनका इनोवेशन डेवलपमेंट कैसा है, तो उसके लिए ये आती है इंडेक्स। तो क्या है कि स्विट्ज़रलैंड मेंटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन। स्विट्ज़रलैंड की आई है फर्स्ट रैंक, ठीक है। और हमारे इंडिया की क्या, हमें बस देखो जो ये इंडेक्स और रैंकिंग होती है ना, इसमें एक तो हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद रखने होते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट किसकी आई है, सेकंड किसकी आई है और थर्ड किसकी आई है, और एक हमारे इंडिया की कितनी आई है, तो वो याद रखनी होती है। तो स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद US है, फिर सिंगापुर है, और इंडिया की क्या रैंक है, 39 रैंक है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इम्प्रूव्ड ग्लोबल रैंक। इसने इम्प्रूव करी है, जैसे इस बार 39 आई है ना, तो अमॉन्ग कितने इकोनॉमीज, कितने कंट्रीज़ में ये जो देखा गया था 133, ठीक है, इस बार 39 आई है 2024 में, जैसे कि देख सकते हैं सितंबर के हैं, ये सितंबर की न्यूज़ है। और 2015 में कितनी थी, 81 थी। तो हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एंड टॉप परफॉर्मर रहा है किसमें, इंडिया की फर्स्ट रैंक है किसमें, अगर हम देखें कि लोअर मिडिल क्लास कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो उसमें इंडिया फर्स्ट पर है, टॉप परफॉर्मर है। एंड नाउ इज़ इनोवेशन आउटपुट स्ट्रेंथ। तो इंडिया ने एक्सेल किया है इनोवेशन आउटपुट में, जिसमें 33rd रैंक से इम्प्रूव किया उसने लास्ट ईयर से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। अब ये सबसे पहले टॉप किसने किया है, इसमें स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है अगेन। एंड इंडिया की क्या पोजीशन है, 58th पोजीशन है इस बार, थोड़ा ड्रॉप, थोड़ा पीछे आए हैं हम। पिछले साल कितना था, 56th पोजीशन थी लास्ट ईयर, और उससे पहले जब हुआ था ना 2022 में तो थी 52nd, जिससे ये वाला 2024 का था, ठीक है, 2024 का, तो इसमें 58th पोजीशन थी, और पिछले साल 56th थी, एंड उससे पिछले साल थी 52nd। तो हम लगातार थोड़ा पीछे आए जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, वी विल इम्प्रूव टुगेदर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ इंडिया जम्प्स टू टायर 1 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। तो अब ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है। इसमें क्या है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी है किसी कंट्री की, मतलब उसका डाटा कितना सेफ रहता है, उसका जो सब मैनेजमेंट है डाटा का, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, तो मतलब साइबर सिक्योरिटी कितनी है कि उसको कोई हैक तो नहीं कर ले रहा। तो ऐसे तो इंडिया है टॉप टायर 1 में। अब इसमें ना ये टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 एंड टायर 5। तो ये ना 5 टायर होते हैं। टायर 1 में क्या है कि अगर स्कोर 95 से एंड 100 के बीच में है तो वो टायर 1 में आता है। तो इंडिया टायर 1 में आया है, इसकी आई थिंक 98.3 कुछ इसका स्कोर था इंडिया का हमारे, तो टायर 1 में आया है, ठीक है। ये रिलीज़ कौन करता है, ये जो इंडेक्स है रिलीज़ करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, मतलब ITU। अब आगे चलते हैं।
QS ने ग्लोबल MBA एंड बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग निकाली है 2025 की। अब हम पिछले साल की रैंकिंग से इस साल की रैंकिंग, मतलब इस साल की देखेंगे बट थोड़ा उससे पिछले साल की ना कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, तो इसकी पिछले साल भी फर्स्ट ही थी एंड इस साल भी फर्स्ट ही है। पेन वॉल्टन की पिछले साल भी सेकंड थी, इस साल भी सेकंड है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल विच इज़ वेरी फेमस, इसकी पिछले साल भी थर्ड थी एंड सॉरी ये पिछले साल का है एंड ये इस साल का है, तो इस साल भी थर्ड है। चलो अब इंडिया में देख लेते हैं। इंडिया में जो 53rd तो थी 2024 में, नाउ वी हैव इम्प्रूव्ड, तो 48 है इस बार। कौन है? IIM बैंगलोर, मतलब इंडिया में टॉप पे है, ठीक है। और ग्लोबली उसका 48 रैंक है। उससे नीचे देखें तो IIM अहमदाबाद, इसकी पिछले साल 60 थी एंड ये भी इम्प्रूव हुई है, कितनी हो गई है? 53। ऐसे ही IIM कैलकटा तो 65 थी और नाउ 59। अब इतनी सारी हैं, ऐसा क्या तुम सब याद रखोगे? नहीं, तुम्हें सब याद रखनी ही नहीं है। तो बस तुम याद देख लो, ग्लोबल देख लो, ये पहले दिन देख लो कि कौन कौन है, और अपने इंडिया में देख लो, ये देख लो IIM बैंगलोर, अहमदाबाद एंड देन कैलकटा, तो बस ये देख लो। चलो आगे चलते हैं हम। इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट पावर इन एशिया पावर इंडेक्स। अब ये एशिया पावर इंडेक्स है कि एशिया में मतलब पावर कितनी है किसी कंट्री के पास। एंड ये लॉन्च कब हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। किसने किया था? लोई इंस्टीट्यूट, ठीक है। लोई इंस्टीट्यूट ने ये लॉन्च किया था 2018 में। और इस बार जो नॉट इस बार बट हर साल ये ना 27 कंट्रीज़ जो एशिया में है, एशिया पैसिफिक रीजन में, तो उनके ऊपर मतलब उनकी थोड़े स्टडी, उनके ऊपर डाटा का देख के, उनके डाटा को देख के ये जो पावर इंडेक्स है ये बनता है। अब ये जो इंडेक्स है ना, ये 8 कोर मेजर्स हैं इसकी, मतलब 8 इंडिकेटर्स हैं जिन पे फोकस करके ये बनता है, मतलब जिन जिन चीज़ों को देखते हैं। अब सबसे पहले ये इकोनॉमिक कैपेबिलिटी देखता है कि किसी कंट्री की भाई इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कितनी है उसकी। दूसरा ये मिलिट्री कैपेबिलिटी देखता है कि भाई मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है उसकी, कैसी है, अच्छी है, बुरी है। उसके हिसाब से मतलब सब चीज़ें, ऐसा तो नहीं ना किसी एक चीज़ पे फोकस करके हम किसी इंडेक्स को बना दे, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, देन सब चीज़ों को मिलाना पड़ता है, फिर हमारा ये इंडेक्स और ये रैंकिंग बनती है। तीसरा है रिसाइलेंस। चौथा है फ्यूचर रिसोर्सेज, मतलब फ्यूचर के लिए उसके पास रिसोर्सेज कैसे कैसे हैं। देन है इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके। देन डिफेंस नेटवर्क कैसे हैं, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कितना है, जैसे कि पता ही है भाई इंडिया का तो बढ़ता ही जा रहा है। देन कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये 8 इंडेक्स हैं जिनके ऊपर जो कोर मेजर्स हैं जिनको स्टडी करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। चलो अब इंडिया का देख लेते हैं। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बन गया है, किसको पीछे करा? जापान को पीछे करा। अब जापान फोर्थ बन गया है, पर हमें शुरू के 3 याद रखने हैं। तो सबसे लीडिंग पे है US, देन चाइना एंड देन इंडिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट। अब जैसा कि पता ही है कि सब 5G स्मार्टफोन लेने लगे हैं, तो इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है। किसको सरपास किया? US को सरपास किया। तो सबसे पहले मतलब सबसे लीडिंग पे कौन है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन का मार्केट है, तो वो है चाइना। देन हमारा इंडिया आ चुका है, सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है। देन थर्ड पे US, फिर 4 पे जापान एंड देन UK, और उसके बाद अदर्स है, ठीक है। मतलब चाइना को देखो 32% ग्लोबली, मतलब ग्लोबली जो स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन का मार्केट है ना, तो उसका 32% तो सिर्फ चाइना का ही है। एंड देन 13% इंडिया का है, 13% ही US का है। ये 13 पॉइंट समथिंग में होगा जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बना है। तो चलो आगे चलते हैं।
अबे अंकोर वट नेम हुआ है मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया बाय टाइम्स ट्रेवल। अब टाइम्स ट्रेवल ने ये का नाम मतलब दिया है अंकोर वट को कि वो ना मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। अब ये क्या है, अंकोर वट पहले हमारे भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था। फिर सबसे चलो शुरू में देखते हैं ये बनाया किसने था। ये खमर किंग सूर्य वर्मान सेकंड ने बनाया था फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। ठीक है, और ये ओरिजिनली जो था वो हमारे भगवान विष्णु का मंदिर था। उसके बाद ये 12th सेंचुरी का एंड आते आते ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया। ये है कहाँ, कंबोडिया में है, लिख देती हूँ कंबोडिया। ठीक है, तो 1992 में क्या है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टाइटल है तो वो मिल गया है। तो अब ये सबसे मतलब टाइम्स ट्रेवल ने बोला है कि ये मोस्ट फोटोजेनिक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, कंबोडिया में है। और दूसरे नंबर पे कौन है, हमारे इंडिया का ताजमहल है। तीसरे पे कौन है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की ग्रेट वॉल, देन बागान, देन बोरोबुदुर। इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 3 याद रख लो बस शुरू के। सबसे पहले अंकोर वट है, ताजमहल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, बस। अब आगे चलते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी, तो उनको क्या बोला, टाइम मैगजीन ने उनको क्या बोला है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है इन टेक्नोलॉजी एंड एआई। तो इनका जो नाम है वो आता है अंडर द शेपर्स कैटेगरी ऑफ द लिस्ट। तो किसने बोला है, ये टाइम मैगजीन ने बोला है, अश्विनी वैष्णव जी को बोला है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है इन टेक्नोलॉजी एंड एआई में। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश बन चुके हैं, मतलब इन्होंने टॉप करा है इन केसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन दलित्स। अब रिपोर्ट आई है ये, ठीक है, तो मतलब सोर्स क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अब ये एट्रोसिटीज़ क्या होता है उन दलित्स, ये होता है कि मतलब जो जुल्म नहीं करते कि केसेस जैसे, चलो बताती हूँ रुको। तो पहले तो ये देख लो कि यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है दलित्स पे। मतलब दलित पे जो अत्याचार होता है ना पूरे इंडिया में, तो वो सबसे ज़्यादा होता है यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और मतलब ये क्या बोलते हैं, टोटल जितने भी केस आते हैं ना तो उनका 97.7% तो सिर्फ इन 3 स्टेट से ही आते हैं कि दलित पे अत्याचार होगा। कैसे कैसे होता है वो कि भाई तू तो दलित है तो तू तो नाली साफ़ करेगा, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी मतलब जो केसेस आते हैं तो उनके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली 98.91% ऑफ एट्रोसिटीज़ मतलब जो अत्याचार अगेंस्ट हुए थे एसटीज़ के, वो कंसनट्रेट थे इन 13 स्टेट्स में। ओके, टू द लेटेस्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। अब जैसे तो गवर्नमेंट ही मतलब ये रिपोर्ट निकालती है ऐसे। तो अब जो ये है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो कि सेफ गार्ड करते हैं एससी और एसटीज़ के जो राइट हैं उनको, तो कौन सा है, एक तो आर्टिकल 7 ही है कि भाई एबोलिश करो अनटचेबिलिटी, कि हम नहीं करेंगे अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं करेंगे हम। और 23 आर्टिकल भी थोड़ा ऐसे ही राइट को प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर, जो फोर्स्ड लेबर है तो उसको प्रोहिबिट करता है। जैसे मैंने बताया कि भाई तू तो दलित तो नाली साफ करेगा, तो भाई फोर्स क्यों कर रहा है तू, हम तो पढ़ लिख के कुछ और भी बनेंगे, ऐसे क्यों कर रहा है। तो अब आर्टिकल 15 का फर्स्ट पार्ट है जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि भाई तुम इन चीज़ों पे ना इन चीज़ों के बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। तो ये भी एक मतलब इक्वालिटी का राइट देता है।
देन है 16 का पार्ट 4 एंड 16 का पार्ट 5, जो कि प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में SC/STs को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। फिर है आर्टिकल 21, ये गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि भाई तुम अपनी मर्जी से, तुम्हारा राइट है ये अपनी मर्जी से जीना, ठीक है। अब नाउ है आर्टिकल 335, ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ SCs एंड STs इन स्टेट सर्विसेज, कि जो SC और ST के जो लोग होते हैं ना, तो वो स्टेट की जो सर्विसेज हैं तो उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो वो इंश्योर करता है कि भाई उनको भी मौका मिले, सबको मौका मिले। तो अब आगे चलते हैं। अगला है कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 आया है और टॉप पोजीशन किसकी है? केरला की है। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर है गुजरात एंड फिर है नागालैंड। अब ये 5 याद रखने ना, टॉप याद रख लेना कि केरला टॉप पे है, और शुरू के 5 तो याद रखने ही पड़ते हैं। किन किन चीज़ों पे क्या पैरामीटर्स हैं इसके, भाई क्या देखते हैं ये इंडेक्स बनाते हुए, इंडेक्स देते हुए क्या देखते हैं? ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा देखते हैं, कंप्लायंस देखते हैं, फूड टेस्टिंग होती है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट देखते हैं। तो ये जो है ना, ये इसके पैरामीटर्स हैं, तुम्हें समझाने के लिए, याद कुछ नहीं रखना, बस ये याद रखना कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है और उसमें टॉप पोजीशन है केरला की, और ये पढ़ लेना बाकी। तो चलो आगे चलते हैं अब है केरला तमिलनाडु होस्ट मोस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट्स। तो अब इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न घाट्स में ना जो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है वो या तो केरला में है या तमिलनाडु में है। अब टोटल कितनी है, मतलब केरला के पास कितनी है? हाईएस्ट 328 स्पीसीज़ बटरफ्लाई की केरला में है। तमिलनाडु में कितनी है? 336। और तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटका, 317 स्पीसीज बटरफ्लाई की कर्नाटका में है। अब ये जो स्टडी है ना, ये एक बॉम्बे का जर्नल है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, तो उसमें पब्लिश हुई थी। अब आगे चलते हैं। अब है इंडियाज फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट द कियोलादियो नेशनल पार्क। अब ये टील कार्बन, सबसे पहले ये कुछ नहीं है, ये बस ये है एक अलग अलग कार्बन होते हैं जो कि बताते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो चलो पहले वही देख लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले हमारे पास है पर्पल। तो कार्बन कैप्चर्ड थ्रू द एयर और इंडस्ट्रियल एमिशंस, कि जो भाई इंडस्ट्रीज से जो एमिशंस होते हैं ना या एयर से, जो उनमें से कार्बन कैप्चर करा जाता है तो उसको हम पर्पल कार्बन बोलते हैं। फिर है ब्लू कार्बन होता है कार्बन स्टोर्ड इन ओशन प्लांट्स एंड सेडिमेंट्स, कि भाई जो ओशन में प्लांट्स हैं ना और जो सेडिमेंट्स हैं तो उनमें से जो कार्बन मतलब कैप्चर करा जाता है तो उसको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं। अब टील, हमने जिस कार्बन की अभी न्यूज़ है ये, तो वो है कि टील कार्बन क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर या वेटलैंड एनवायरनमेंट्स में स्टोर्ड होता है तो उसको हम टील कार्बन बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन कार्बन क्या होता है? कार्बन स्टोर्ड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, की जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो कार्बन स्टोर होता है ना तो उसको हम ग्रीन कार्बन बोलते हैं। ब्लैक किसको बोलते हैं? कि जो कार्बन रिलीज होता है थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होता है तो उससे जो कार्बन रिलीज होता है। फिर ग्रे किसको बोलते हैं? कि इंडस्ट्रियल एमिशंस के द्वारा ही जो रिलीज़ होता है। अब इसमें पर्पल और ग्रे में फ़र्क क्या है? कि ग्रे है कि इंडस्ट्रियल एमिशंस जब होती हैं तो कार्बन उनमें से खुद रिलीज़ होता है, ये तो ग्रे हो गया, और अगर कार्बन को हम कैप्चर करें तो वो हो गया पर्पल। अब ब्राउन देखें तो ये एक इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब इनकम्प्लीट कंबशन होना ऑर्गेनिक मैटर का तो उससे जो कार्बन रिलीज होता है तो उसको ब्राउन कार्बन बोलते हैं।
फिर है रेड कार्बन, तो वो कैसे रिलीज होता है कि जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स होता है ना स्नो या आइस पे, दैट रिड्यूस एल्बिडो, तो वो एल्बिडो रिड्यूस करते हैं, तो उनसे जो है कार्बन रिलीज होता है। वैसे एल्बिडो स्नो और आइस पे तो सबसे ज़्यादा होता है। एल्बिडो मतलब जो जैसे सन की रेज आती है ना, तो उनको जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके जाती हैं तो उसको हम एल्बिडो बोलते हैं, एल्बिडो इफेक्ट। तो वो आइस पे या स्नो पे सबसे ज़्यादा होता है। एक सेकेंड पानी पी लूँ। तो चलो अब न्यूज़ देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी हुआ है कहाँ पे, कियोलाडियो नेशनल पार्क में, ठीक है। अब टील कार्बन हमने क्या देखा कि ये वो कार्बन है जो फ्रेश वाटर में या वेटलैंड्स में जो कार्बन स्टोर होता है। तो अभी इसका जो है स्टडी किया गया, एंड ये जो इकोसिस्टम होता है वेटलैंड वगैरह, तो ये आर कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव एट कार्बन कैप्चर, कि ये बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं कार्बन को कैप्चर करने के लिए, एंड स्टोरेज कार्बन को स्टोर करने के लिए, देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, की जो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना उससे ज़्यादा ये इफेक्टिव होते हैं, एंड कैन स्टोर एंड सिक्वेस्टर मोर कार्बन देन एनी अदर टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि भाई ये बहुत सारा कार्बन स्टोर कर सकते हैं किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से कहीं ज़्यादा। अब ये जो है ना कि वेटलैंड्स में कार्बन स्टोर होता है, जो ये टील कार्बन है, तो इसको ना थ्रेट है, कैसा थ्रेट है कि जैसे भाई पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है अब मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, अब ये जो कार्बन है ना ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस को रेगुलेट करने के लिए। अब तो ये अब इनको थ्रेट है, ये वल्नरेबल होते जा रहे हैं टू डिग्रेडेशन फ्रॉम, डिग्रेडेशन की वजह से जो पोल्यूशन से होता है, लैंड यूज चेंजेस एंड वाटर एक्सट्रैक्शन से होता है, या लैंडस्केप का जो मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब छेड़छाड़ करते हैं नेचुरल लैंड के साथ, तो उससे होता है। तो अब ये एक तरह से वल्नरेबल कंडीशंस में आ गए हैं। होप कि गवर्नमेंट इनको बचाए। अब तो ये हो गई, तो अब आगे चलते हैं। इंडिया टॉप्स ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है तो वो इंडिया ही करता है, इंडिया ने टॉप करा है। तो लगभग 99.3 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ इंडिया जनरेट करता है एनुअली, एंड सेकंड नंबर पे कौन करता है, नाइजीरिया, और थर्ड पे इंडोनेशिया। तीनों याद रख लेना कि फर्स्ट पे इंडिया है, सेकंड पे नाइजीरिया है, और थर्ड पे इंडोनेशिया है। अब आगे चलते हैं। अब है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024। तो ग्लोबल एयर रिपोर्ट आई है, कौन रिलीज़ करता है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है। ये एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड, यूएस की एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप करके ग्लोबल एयर रिपोर्ट को रिलीज़ करती है, ठीक है। तो अब थोड़े रिपोर्ट्स की हाईलाइट देख लेते हैं। तो रिपोर्ट क्या कहती है कि जो एयर पोल्यूशन है ना वो सेकंड लीडिंग ग्लोबल रिस्क बन चुका है, मतलब हमारी धरती के लिए ना वो सेकंड सबसे बड़ा रिस्क है एयर पोल्यूशन। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है हाइपरटेंशन, सेकंड पे कौन बन चुका है, एयर पोल्यूशन। पहले कौन था, टोबैको और डायबिटीज़ था, बट अब एयर पोल्यूशन बन चुका है और ये थर्ड फोर्थ पे आ गए हैं। इवन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना, जैसे हार्ट डिजीज़ होगी, नॉन कम्युनिकेबल तो समझते हो कि भाई जो कम्युनिकेट करने से ना फैले, मतलब आपस में बात कर रहे हैं, बिना छुआछूत वाली डिजीज़, ये समझ लो। तो जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज़ हो गया, लंग कैंसर हो गया, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, तो ये
लगभग 90% ये डिजीज़ ना एयर पोल्यूशन से ही होती हैं, और लगभग 6 आउट ऑफ 10 पीपल जो डेथ्स हैं पूरी दुनिया में वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इंडिया एंड चाइना टुगेदर अकाउंट फॉर 54% ऑफ द टोटल ग्लोबल डिजीज़ बर्डन ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन 2021। अब 2021 में जितनी भी मतलब जो ये ग्लोबल डिजीज़ हुई है ना, तो उसका 54% सिर्फ इंडिया और चाइना ने मतलब मिल के दिया है। वो एयर पोल्यूशन जो है, जो डेथ्स हैं, तो वो चाइना और इंडिया में हुई है 54%। तो भाई हम जानते हैं इंडिया में कितना एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। एंड अगली है कि इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अमोंग चिल्ड्रन अंडर 5, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, तो वो एयर पोल्यूशन के द्वारा पूरे मतलब दुनिया में 2021 में सबसे ज़्यादा भारत में मरे थे। ठीक है, तुम्हें बस मतलब ठीक है, ये तो मतलब समझने का होता ही है, पर याद रखना कि एयर पोल्यूशन सेकंड लीडिंग ग्लोबल रिस्क है और टॉप पे कौन है, हाइपरटेंशन। अब आगे चलते हैं। आगे है इंडिया रैंक 79th आउट ऑफ 142 इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब ये इंडेक्स है ग्लोबली, जो टॉप करा है वो किसने करा है, डेनमार्क ने करा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर जर्मनी है। टॉप 5 तो ये हो गए। सबसे टॉप पे कौन है, डेनमार्क है। फिर टॉप 5 देख लो, और इंडिया की जो रैंक है वो 79th है आउट ऑफ 142। हमें इंडिया की रैंक याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट है में कौन है, वेनेजुला सबसे लोवेस्ट है, उसके ऊपर है कंबोडिया, फिर अफ़गानिस्तान, फिर हैती एंड फिर म्यांमार। तो अब है इंडिया रैंक्स 176 आउट ऑफ 180 नेशंस इन द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स क्या है कि कोई कंट्री अपने जो नेचर को कंजर्व करने के लिए जो स्टेप्स लेती है, या जो वहाँ नेचर कंजर्व है, तो उसके लिए ये इंडेक्स तैयार करा जाता है। और इंडिया की रैंक आई है 176, और ये बहुत बुरी रैंक है वाकई। अब क्या क्या पिलर्स हैं इस इंडेक्स के, मतलब क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या देखते हैं। एक तो लैंड मैनेजमेंट देखते हैं, एक की बायोडाइवर्सिटी को कितना थ्रेट है उस कंट्री में, या कैपेसिटी और गवर्नेंस कैसा है वहाँ, या फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे हैं नेचर को कंजर्व करने के लिए, कि भाई क्या प्लानिंग है तुम्हारी आगे की, कैसे कैसे नेचर को कंजर्व करोगे। तो टॉप किसने करा है, मतलब सबसे ज़्यादा कंजर्व अपने नेचर को कौन करता है, तो वो करता है लुक्सेमबर्ग। फिर एस्टोनिया है सेकंड पे, थर्ड पे डेनमार्क है, फोर्थ पे फिनलैंड एंड फिफ्थ पे है यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़। अब अगर हम नीचे से देखें तो किरिबाती सबसे लास्ट 179 पे तुर्की बोला जाता है अब तो 178 पे है इराक, 177 पे माइक्रोनेशिया, मुझे तो पता ही नहीं था इस नाम का भी कोई कंट्री है। तो 176 पे है इंडिया। हमें इंडिया की रैंक याद रखनी है, और ये शुरू के 3 याद रख लेना, काफ़ी है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अब ये पॉवर्टी इंडेक्स एक तरह से पता लगाने के लिए कि भाई कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा जो है वो पुअर है, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ है। तो एक इंटरनेशनल रिसोर्स है जो कि मेज़र करता है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जो डेवलप हो रहे हैं ना 100 कंट्रीज़ जो डेवलपिंग अपनी जर्नी में हैं, तो उनमें जो पॉवर्टी है तो उसको ये मेज़र करता है। ये लॉन्च कब हुआ था, 2010 में हुआ था, 2010 में। और पब्लिश किसने किया था ये, मतलब तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द UNDP, तो इसने ये पब्लिश किया था। ये मतलब जो इंडेक्स है ये पब्लिश करता है और लॉन्च
कब से चल रहा है ये? 2010 से चल रहा है। इस साल का थीम या कह लो हर बार का थीम क्या होता है? पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट। चलो देखते हैं फिर। तो कंट्रीज विद हाईएस्ट पॉवर्टी, तो इंडिया लीड कर रहा है इसको भाई, इंडिया लीडिंग पे है। कितने लोग पुअर है यहाँ? 234 मिलियन पीपल पुअर है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, 93 मिलियन पीपल यहाँ पुअर हैं। फिर है इथोपिया, फिर है नाइजीरिया, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। रुको इसको इरेज कर दूँ। तो हमें टॉप तो याद ही रखना है, टॉप 3 या टॉप 5, बाकी तो पढ़ के चले जाना। एंड दीज 5 कंट्रीज अकाउंट फॉर 48.1%। जो दुनिया में लोग पुअर है ना, वो सिर्फ इन 5 कंट्रीज से हैं। अब चलो ये जो पॉवर्टी इंडेक्स है ये किन पैरामीटर्स पे वर्क करता है? अब इसके 3 डायमेंशंस है। एक तो ये हेल्थ को देखता है कि लोगों की हेल्थ कैसी है, एक एजुकेशन को देखता है, एक लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखता है। पॉवर्टी इन्हीं चीज़ों से मेज़र होती है वैसे। तो हेल्थ में क्या देखा जाता है कि जो न्यूट्रिशन है तो वो कैसा है वहाँ का, और चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसी है, मतलब कि कितने बच्चे मर रहे हैं। एजुकेशन में क्या देखा जाता है? ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस देखी जाती है। लिविंग स्टैंडर्ड्स में क्या देखा जाता है कि कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, साफ़ सफाई कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, जो कि पाकिस्तान के पास तो आई थिंक बिल्कुल नहीं है, हाउसिंग है कि नहीं है, एसेट्स है कि नहीं है, तो वो सब देखे जाते हैं और उन पे ये फिर इंडेक्स तैयार होता है। अब आगे चलते हैं। नाउ इंडियाज़ रैंकिंग इन द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इंडिया की रैंक क्या आई है? 105th रैंक आई है 127 कंट्रीज़ में। और ये बहुत एक सीरियस कैटेगरी मानी जाती है कि भाई ये सोचने वाली बात है, हमारे इंडिया में इतना हंगर है क्या? मतलब लोगों को खाना नहीं मिल रहा क्या? इतने भंडारे चलते हुए भी। तो चलो ये तो मजाक की बात होगी, बट ये एक सीरियस टॉपिक है कि भाई यहाँ तो रैंक बुरी है हमारी, 105 है, हमें रैंक याद रखनी है। चलो एंड अदर साउथ एशियन नेबर्स जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो भाई इन लोगों ने ही अच्छा कर दिया। इन लोगों का जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो स्कोर है वो इंडिया से अच्छा है, तो ये मॉडरेट कैटेगरी में आए हैं। और जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है कौन पब्लिश करता है? यूएस बेस्ड एक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये पब्लिश करता है। एंड जर्मनी बेस्ड है एक वेल्ट हंगर हाइल्फ, तो ये दोनों मिलके ये पब्लिश करता है। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रखना 105। अब थीम क्या है इस साल का? थीम फॉर द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड ज़ीरो हंगर। ओके, अब आगे चलते हैं। और हाँ चलो ये इंडिकेटर्स कि भाई किन क्या क्या चीज़ें देखता है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो क्या है? अंडर नरिशमेंट देखता है कि जो कैलोरी इनटेक कितना है भाई वहाँ के लोगों का। एंड चाइल्ड स्टंटिंग देखता है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, तो वो भाई उनकी जितनी उम्र है तो उनकी उतनी हाइट है कि नहीं है, तो वो देखता है उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट है या नहीं है। क्योंकि जब अंडर न्यूट्रिशन होता है ना कोई बच्चा, तो उसकी सेहत पे फ़र्क पड़ता ही है कि मतलब जो बच्चे 5 साल के हो जाते हैं पर वो लगते ही नहीं है कि वो 5 साल के हो गए, वो तो ऐसे मरियल से लगते हैं बिल्कुल, तो वो चीज़ें ये देखता है कि भाई उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट है या नहीं है। आगे है चाइल्ड वेस्टिंग, तो इसका मतलब है कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट है या नहीं है, तो वो। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी कि भाई कितने बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र से कम हैं और वो मर रहे हैं ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ एनवायरमेंट्स, कि मेल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ एनवायरमेंट की वजह से
वो बच्चे मर रहे हैं, तो कितने बच्चे हैं। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं GHI के, जिनको स्टडी करके वो अपनी इंडेक्स तैयार करते हैं। शादी हो रही है पास में ही, हमें क्या, हमें तो पढ़ना है। चलो, अब है काजीरंगा नेशनल पार्क है, इमर्ज हुआ है एज इंडिया का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। अब इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब कौन सा है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी मिलती है। सबसे पहले कौन है, नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। अब सेकंड कौन बन चुका है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है फर्स्ट एवर स्टेट स्पॉन्सर्ड लेपर्ड सेंसस इन उड़ीसा फाइंड 696 लेपर्ड्स। अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार लेपर्ड सेंसस हो रहा है, नहीं, पहले भी हो चुका, बट स्टेट ने स्पॉन्सर करा है वो पहली बार है। ओके, तो पहले 2022 में एक NTCA ने ये कंडक्ट किया था सेंसस उड़ीसा में, तो तब क्या था, 568 लेपर्ड्स मिले थे वहाँ पे। तो अब उनका नंबर बढ़ चुका है। अब जो 2024 में जो उनका सेंसस हुआ है, तो उसमें 696 उनका जो नंबर है वो पहुंच चुका है, और लगभग ये 22% से बढ़ा है 2 सालों में। तो अब आगे चलते हैं। अब है मोस्ट डेंजरस बर्ड इन द वर्ल्ड फेसेस एक्सटिंक्शन थ्रेट। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है कासोवेरी। कासोवेरी एक बर्ड है, मोस्ट डेंजरस बर्ड मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये अब एक्सटेंशन का जो थ्रेट है वो है इसको, कि भाई एक्सटेंड होती जा रही है, नंबर बहुत कम हो गए हैं इसके। अब ये मिलती कहाँ कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, न्यू जूनिया में, और उसके जो आसपास के आइलैंड्स है, तो वहाँ पे ये पाई जाती है। अब क्या है कि जैसे हंटिंग होती है इनकी, और जो हैबिटेट इनका जो है कि भाई इनको कैसा हैबिटेट चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसका जो है वो लॉस हो चुका है, तो फिर इनकी जान पे तो खतरा आएगा ही। तो अब लगभग ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये लगभग 5000 से भी कम रह गई हैं ये बर्ड्स, और ये अब डेंजर में है कि ये ख़त्म ना हो जाए। तो अब इसके नाम पे एक दिन भी होता है, कौन सा दिन, वर्ल्ड कैसोवेरी डे, जो कि ऑब्जर्व करा जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। SBI नेम हुआ है बेस्ट बैंक इन इंडिया। अभी 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स हुए थे सॉरी तो 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स हुए थे। तो SBI इंडिया का सबसे अच्छा बैंक है, तो ये अवार्ड उसे मिला है। SBI के चेयरमैन कौन है, CS शेट्टी चेयरमैन है इनके, और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ओके, अब आगे चलते हैं अपना, और ये पेज खाली रह गया, और आगे चलते हैं। अब नवंबर के रैंक्स एंड इंडेक्स है यहाँ पे। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है टॉप 50 इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। अब नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है। एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे, वॉशिंगटन DC में। तो इंडिया जो है वो टॉप 50 में अपनी जगह बना चुका है, टॉप 50 में आया है, 49th पोजीशन पे है ये। NRI 2024 का जो इंडेक्स है उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूव है, कि भाई जो पिछले साल हुआ था ना, तो पिछले साल से तो ये 11 स्पॉट्स ऊपर आया है। मतलब शायद पिछले साल ने इसकी 60 रैंकिंग दी शायद पिछले साल, तभी तो 11 स्पॉट्स ऊपर आया। तो स्कोर जो है इसका इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल कितना था, 49.93 था, देन 2024 में कितना हुआ, 53.63 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। की इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस, इंडियाज़ लीडरशिप इन डिजिटल मैट्रिक्स, टॉप रैंकिंग्स इन क्रिटिकल एरियाज़। अब डिजिटल मैट्रिक्स आया है एक, जिसमें टॉप किया है इन 5 कंट्रीज़ ने, USA, सिंगापुर, फिनलैंड, स्वीडन एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इन 5 ने टॉप किया है, और इंडिया की जो रैंक है इसमें वो कितनी है, 49th रैंक है।
नेबरिंग कंट्रीज़ की चाइना की 17th। नेबरिंग कंट्रीज़ की तुम पढ़ लो, है इतना ज़रूरी नहीं है। टॉप 5 देख लो या अपनी इंडिया की देख लो, बस बहुत है। तो अब जो फर्स्ट रैंक मतलब फर्स्ट पे आया है, किस उसमें आया है, किस फील्ड में, AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस, AI टैलेंट कंसंट्रेशन एंड ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में ये फर्स्ट पे है। सेकंड पे किस में है, FTTH सब्सक्रिप्शंस, मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक एंड इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ। थर्ड में डोमेस्टिक मार्केट स्केल जो है उसमें थर्ड पे अपना लीड कर रहा है ये। एंड एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सर्विसेज में ये फोर्थ पर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंडिया अमोंग टॉप 10 इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये कहाँ रिलीज़ हुआ, एनुअल UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई अभी बाकू अजरबैजान में, तो वहाँ पे ये इसको रिपोर्ट को रिलीज़ करा गया, इसको लाया गया, तो इंडिया टॉप 10 में आया है। और इंडिया का जो 10th पोजीशन ही है इंडिया की इसमें। अब ये क्या होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें किस इंडिकेटर्स के ऊपर ये देखते हैं। एक तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उनका जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है तो उसके लिए देखते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है वो देखते हैं। और टोटल एनर्जी का यूज़ कितना हो रहा है वो देखते हैं। चलो लिख दूँ क्या, 1 मिनट। सबसे पहले तो हो गया ग्रीन हाउस गैसेस, फिर हो गया रिन्यूएबल, ये समझ भी नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं काम चला लो, वीडियो तो देख ही रहे होगे तुम। तो रिन्यूएबल एनर्जी, और फिर अगला है एनर्जी यूज़। एक और होता है, मैं भूल गई, चलो कोई नहीं, अब रैंकिंग देख लेते हैं। तो टॉप 10 में आया है, 10 ही रैंक है इंडिया की। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये तीनों प्लेस खाली क्यों है। ये खाली इसलिए है क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही नहीं है क्लाइमेट चेंज में कि टॉप 3 में हम किसी को रख सकें, सारे ऐसे ही हैं। चलो पर अपना इंडिया टॉप 10 में आया है, वी आर सो प्राउड। तो याद रखना टॉप 3 में कोई नहीं है क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अब आगे चलते हैं। अब है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024। तो ओवरऑल स्कोर जो है वो 24 कंट्रीज़ में से है, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 23rd ग्लोबली। जो ये सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स है ना, ये क्या बोलते हैं, 24 कंट्रीज़ का ये हुआ था इंडेक्स, 24 कंट्रीज़ में देखा गया है। एंड इसका रिजल्ट क्या है, द रेस फॉर रिसाइलेंस। अब 30 इकोनॉमीज़ का ये मेज़र करा इसने, रेडीनेस एंड कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है ना, कि उसमें कंट्रीज कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और वो जो पार्टिसिपेशन है ना उनका, तो वो कैसे सपोर्ट करता है जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, या सोसाइटल डेवलपमेंट के, जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो जो उनका ट्रेडिंग सिस्टम है तो वो कैसे उनको सपोर्ट करता है। तो टॉप 10 तो ये हैं, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, कनाडा, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये टॉप 10 है और इंडिया की आई है 23rd रैंक। तो अब है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो सबसे पहले ये रिलीज़ कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड, मतलब यूके का एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, तो वो ये इंडेक्स रिलीज़ करता है। तो जैसा कि हमें पता ही है, सिंगापुर ने हर बार की तरह इस बार भी टॉप किया है। 195 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है ये, भाई साहब बहुत, मतलब वीज़ा फ्री एक्सेस है। अपने इंडिया का देख लेते हैं, 83rd वीज़ा फ्री एक्सेस है 258 कंट्रीज़। ओके, अब आगे चलते हैं।
अगली है कि अर्मेनिया बिकम्स इंडियाज़ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। मतलब अर्मेनिया सबसे बड़ा ऐसा कंट्री बन चुका है, सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन बन चुका है जहाँ से इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वहीं पे होता है। किस किस चीज़ का, जैसे अभी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स का, या पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स बोल लो, या 155 mm आर्टिलरी गन्स बोल लो। तो ये सब तो एमर जो है ये एज अ लार्जेस्ट क्लाइंट बन चुका है इंडिया के जो फिनिश्ड वेपन सिस्टम्स है तो उनका। और इंडिया की मिलिट्री सेल्स कितनी है, चलो ये तो देख ही लिया, ये इन्फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं। 21,083 करोड़ रुपीस इंडिया की मिलिट्री सेल्स हुई थी 2023-24 फिजिकल ईयर में, अर्मेनिया के साथ, यूएस के साथ और फ्रांस के साथ। मतलब अर्मेनिया सबसे टॉप पे इसका क्लाइंट है, देन यूएस है, देन फ्रांस है। ओके, टॉप 3 डेस्टिनेशंस फॉर दीज एक्सपोर्ट्स। चलो आगे चलता हम। इंडिया रैंक्स 39th इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक कितनी आई है, 39th आई है अमॉन्ग 199 कंट्रीज़ में से। ठीक है, जो प्रीवियसली जो इंडेक्स पब्लिश हुआ था 2021 में, तो उसमें कितनी थी, 54th रैंक थी इंडिया की। तो चलो हमने इम्प्रूव किया है, 39th आई है इस बार। और सबसे ज़्यादा मतलब टॉप 3 कौन कौन से हैं इसमें, तो यूएस है, स्पेन है और जापान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब दिसंबर के, ये भी दिसंबर का था क्या, ओ ये भी दिसंबर का था, ये नवंबर का था। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024। तो फोर्ब्स ने अभी एक 2024 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की फोर्ब्स ने एक दिया है, रिपोर्ट दी है। तो हमारी कंट्री की निर्मला सीतारमण जी, इनकी रैंक क्या है, 28 है ओवरऑल अगर देखे तो। ये कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की, इन्हें कौन नहीं जानता, सबकी फेवरेट बन चुकी है अब तो ये। चलो अब 81 रैंक किसकी है इंडिया से है रोशनी नादर मल्होत्रा। ये हैं चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज़ एंड CEO हैं HCL कॉरपोरेशन की। ठीक है, फिर 82 किसकी है, किरण माजुमदार शाह की है, फाउंडर एंड चेयरपर्सन है बाइकॉन की। ओके, तो ख़त्म हो गई। सो दैट वाज ऑल। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स। और जो ये सीरीज़ आ रही है ना, सितंबर से दिसंबर तक सब चीज़ें कवर हो रही होंगी तुम्हारी, इसमें एक अलग से प्लेलिस्ट है, जाके देख लो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो।